प्यारे विद्यार्थियों, विकास भारद्वाज की तरफ से और परीक्षा मैनिया की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और हम परीक्षा मैनिया के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि हम पॉलिटी की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं और कर चुके हैं, इन कक्षाओं में हम सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए थे वो था भारत का संवैधानिक विकास। उससे पहले मैं दो बातें आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल है, इस पे थोड़ा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़्यादा से ज़्यादा और इसे थोड़ा बढ़ाएं भाई, और आपके सपोर्ट की अति आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं कल डिस्कशन कर चुका था चीज़ों को लेकर के, और उसमें मैं आपको बताया था कि भाई भारत का संविधान किस तरीके से बना है, उसके लिए हम उसके विकास की बात कर रहे हैं कि उसका विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है, इस बात के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो रन होती है भारतीय संविधान से, क्योंकि भारतीय संविधान वो नियम कानून है जिसके अनुसार किसी सरकार के द्वारा किसी राज्य की व्यवस्था को चलाया जाता है, यानी कि राज्य की व्यवस्था को रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है। क्योंकि एक बार थोड़ी सी एक पॉइंट की बात थी जिसे मैं समझा नहीं पाया था, एक पॉइंट लेकर के मैं उसे समझा देता हूं अभी इसी थोड़े से ब्लू परीक्षा मानिया के ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दो पॉइंट हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताना चाह रहा था कि सरकार, थोड़ा सा चलिए इसी पे लिखता हूँ, इस पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लिखते हैं सरकार। देखिए, हम जो पॉलिटी के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम अपनी सरकार के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम संविधान के बारे में डिस्कशन करेंगे, और संविधान के अंदर हम भाग 5 में पढ़ेंगे तो टोटली हम भाग 5 में भी सरकार के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं रिव्यू आपको देना चाहता हूँ कि आखिर बार बार हम एक बात कहते हैं कि भाई सरकार सरकार, आखिर सरकार क्या है, किस तरीके से उसका डिवाइड हुआ है। देखिए, सरकार मोस्टली 3 भागों में विभाजित है। पहला जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है विधायिका। अच्छा सर, विधायिका क्या है? विधायिका मतलब एक वो बॉडी है जो हमारे लिए विधि का निर्माण करती है। क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, उसे हम विधायिका कहते हैं। यानी कि विधायिका का काम है सर विधि का निर्माण करना। क्या? विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना विधायिका का काम है। विधि का निर्माण करना विधायिका का काम है। तो जब हम बात करते हैं विधि का, दोबारा से मैं लिख देता हूं एक बार, सरकार। सरकार में जो एक पॉइंट मैंने बताया विधायिका। तो प्यारे बच्चों, विधायिका का क्या काम है? प्यारे बच्चों, विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, यानी कि वो विधि बनाती है हमारे लिए। विधि मतलब कानून। क्या? कानून का निर्माण। कानून का निर्माण कौन करता है? विधायिका करती है कानून का निर्माण। ये बात समझ में आई? इसका एक दूसरा भाग है क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका। इसको थोड़ा सा मुझे समझाना था स्टार्टिंग में ही, कल सबसे पहले मुझे यही समझाना था संविधान के बाद, लेकिन ध्यान पे नहीं रहा। तो अगला हम बात करेंगे कि कानून का निर्माण ये लोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई? ये इस कानून जो बनाया गया है सर, इस कानून को क्या करते हैं? लागू करते हैं। क्या करते हैं? लागू करते हैं, यानी कि जनता के बीच में उस चीज को लागू करते हैं, लेकर के आते हैं। क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। कानून को लागू करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कोई भी बंदा पूछ लेता है कि भाई विधायिका क्या करती है। अच्छा, इन दोनों के लिए या सरकार का एक तीसरा भाग है जिसे कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका। अच्छा सर, ये न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जो ये कानून का निर्माण विधायिका ने किया है और कार्यपालिका जिसे लागू करने जा रही है, उस चीज की व्याख्या करना, उसे समझाना, उस चीज की व्याख्या करना, यानी कि न्यायपालिका का काम है कानून को
कानून को समझाना, कानून को समझाने का काम है न्यायपालिका का। अच्छा, ये छोटी सी बात थी और ये मैंने समझा दिया। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, इसमें कोई दोबारा रिवाइज कराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं। विधायिका कानून बनाती है सर, कार्यपालिका कानून को लागू करती है सर, लेकिन जो कानून बन के तैयार हुआ है उसको समझाने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। ये बात समझ में आ गई। अगली बात पे हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब मैं पिछले कल जो मैंने डिस्कशन किया था वो मैंने बताया था आपको कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम अंग्रेज जॉन मेंडेनहॉल भारत आता है, एक दूसरा अंग्रेजी व्यक्ति जॉन फ्रिच भारत आता है, और वो दोनों भारत की समृद्धता को देखते हैं, और उसके बाद में वो ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन जा कर के महारानी से और वहाँ के लोगों से एक व्यापारिक दल बनाते हैं, और व्यापारिक दल महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास जाता है, और वह फिर वहाँ भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम क्या कहती हैं कि आपको एक राजलेख या हम एक चार्टर तैयार करके दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 1600 का चार्टर तैयार किया। 1600 का चार्टर, इस बात को याद रखना, ये पहला चार्टर था सर। 1600 का चार्टर तैयार करके दिया और कहा कि आप भारत में 15 साल व्यापार कर सकते हैं। कितने साल व्यापार कर सकते हैं? 15 साल व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजी लोग भारत में अपना व्यापार स्थापित करते हैं, अपनी फैक्ट्रियां डालते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया कि एक सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो 1611 में डाली गई थी, जो मतलब अस्थायी फैक्ट्री थी, और मछलीपट्टनम में उसको स्थापित किया गया था। और अगला जब मैंने डिस्कशन किया कि सूरत में उनकी एक दूसरी फैक्ट्री डाली गई जो कि एक स्थायी फैक्ट्री थी। उसके बाद देखो, कोई भी ऐसा मुख्य कारण नहीं था कि भाई हाँ अंग्रेज़ों को भारत पे शासन करना है, लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो बाद में कुछ चीज़ों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। एक चीज़ और, जैसे कि हमने देखा कि एक युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कशन करके समझाया था कि भाई 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ। ये दो युद्ध ऐसे निर्णायक सिद्ध हुए क्योंकि इनसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ गईं जो इन युद्धों को जीतना बड़ा आसान हो गया। जैसे कि एक महान शासक था भारत का, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, 1707 में उस महान शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भारत बिखर जाता है, यानी कि अलग अलग डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण उसे जीत पाना बड़ा सरल हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कशन किया। उसके बाद में मैंने एक संधि के बारे में समझाया, उसके बाद में फिर मैंने एक द्वैध शासन के बारे में समझाया। ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में हम लोग एक बार दोबारा रिकॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि भाई जब भारत में द्वैध शासन लगा, भारत की लूट हुई, तो ये बात ब्रिटेन में जाके पता चलती है। तो उसके बाद में देखिए, कहानी में इस वजह से समझा रहा हूँ कि चीज़ों को तुम्हारा रिकॉल हो जाए पूरा सा। उसके बाद में मैंने देखा और मैंने आपको समझाया कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसमें हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद मैंने आपको बताया मुख्य न्यायाधीश उसके लॉर्ड एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड डिम्बेस्टर, ये कुछ व्यक्ति थे। उसके बाद में इसके लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया, और उसके बाद में एक पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में लाया गया। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन किया, और आज फिर उसके सबसे अंतिम जो मुकाम पर हम पहुँचे थे वो 1793 का राजलेख था, और उसके बाद में 1813 का चार्टर अधिनियम के तक हम डिस्कशन कर चुके थे। और मैं ये बता चुका था आप लोगों को कि 1813 में ही ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन केवल ईसाई धर्म के प्रचार हेतु हुआ था। इसके बाद में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने लगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस अधिनियम के तहत दिए जाने लगे। तो वो 1813 का चार्टर अधिनियम है, जिसके तहत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने लगे। इसकी एक और मोस्ट बात है कि यहाँ कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को कम कर दिया गया, और चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके अब कोई भी व्यक्ति भारत में आके व्यापार कर सकता है। इस तरीके के वे प्रावधान इसमें कर दिए गए। जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और कुछ मेरे प्यारे बच्चों की कुछ
बात थी कि सारी चीज़ों को बोर्ड पे अच्छे से लिख दिया जाना आवश्यक है, तो आज मैं एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिख के और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा और स्पीड को भी बड़ा थोड़ा मैं नॉर्मल रखूंगा। ये मैंने स्पीड इस वजह से ज़्यादा रखी है कि रिवीजन थोड़ा स्पीड में ही होता है। मैंने सारा रिवीजन आप लोगों को करा दिया है। अब हम डिस्कशन करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस बात की डिस्कशन करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या होता है सर? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या होता है? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मैं पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट नंबर 1। इसमें क्या होता है? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एक मिनट, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। दोबारा से समझेंगे इस बात को कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो केवल बंगाल के लिए गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि या तो वो ये पूछ लें कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, या वो ये पूछ लें कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल, तो हम लोगों को बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम देंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन दोनों के लिए नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये व्यक्ति था और इसको क्या किया गया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था सर, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात जो इसके अंदर हुई, ये इसमें दूसरा जो बात कही गई वो ये कही गई कि अंग्रेजी जो व्यापारी हैं वो भारत में ज़मीन खरीदकर व्यापार कर सकते हैं। इस बात के लिए उन्हें छूट दी गई। क्या कहा गया कि भारत में जमीन खरीदकर व्यापार करने का अधिकार। एक सेकेंड, व्यापार करने का अधिकार, यानी कि देखिए स्पीड में उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही होगी फिलहाल में। तो जो है मैं दो बात बता चुका हूँ। अगली बात मैंने बताया कि जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेजी व्यक्ति थे, उन्हें अब भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार हो गया। वो ज़मीन खरीद कर भारत में व्यापार कर सकते हैं। इस बात के लिए मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो बात हुई, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस अधिनियम की, बेहद इम्पोर्टेंट बात जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है, वो है 1835 इंग्लिश भारत की, कहाँ की? भारत की आधिकारिक भाषा बनी। क्या बनी? आधिकारिक भाषा बनी। अंग्रेजी क्या हुई सर? भारत की आधिकारिक भाषा बनी। कब बनी प्यारे बच्चों? 1835 में। ये बात क्लियर हो गई। इस चार्टर अधिनियम के तहत इतनी ही बातें हैं। अगला हम दूसरा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अगला आया 1853 का चार्टर अधिनियम। हर एक 20 साल बाद आता है, आपको पता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, जैसे कि जो 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्हें निलंबित कर दिया गया, क्योंकि देखिए कंपनी के पास काम कम रह गया है, कंपनी केवल 2 व्यापार करती है, तो इन चीज़ों का अब काम क्या रह गया। तो इस वजह से क्या हुआ भैया, पहला पॉइंट हुआ कि 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
डायरेक्टर को निलंबित कर दिया। को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया। कर दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। देखो कंपनी का व्यापार मतलब एकाधिकार क्या हुआ? सिमट गया। जब सिमट गया तो व्यक्तियों की कमी महसूस होने लगी, मतलब जो व्यक्ति अधिक हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए, तो इस तरीके से महसूस होने लगा कि भाई व्यक्ति ज़्यादा हैं, उन्हें कम कर दिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि उसलिए 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका गांठ बांध के स्टार बना लेना। दूसरा नंबर, ICS की परीक्षा प्रारंभ हुई। क्या हुआ? ICS की परीक्षा प्रारंभ हुई सर। ICS की लिखित परीक्षा प्रारंभ। लिखित परीक्षा क्या हुई? लिखित परीक्षा क्या हुई? प्रारंभ हुई सर। ICS की लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हम ये समझेंगे कि 1853 से लेकर के 1900, मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, 92 तक, 1853 से लेकर के 1922 तक, सॉरी हाँ मिस्टेक कर दिए हैं, एक बार दोबारा लिखेंगे 1922, क्योंकि 1923 से तो भारत में स्टार्ट हो गई थी ना। हाँ, दोबारा से 1853 से लेकर के 1922 तक यह परीक्षा केवल और केवल लंदन में कराई गई। अच्छा, इसके पीछे मेन कारण क्या था? इसके पीछे का मेन कारण बता देता हूं मैं आपको। लंदन में इस वजह से कराई गई कि अधिक से अधिक भारतीय भाग लेंगे, उनमें जागरूकता फैलेगी। तो इसलिए इस परीक्षा को 1922 तक कहां कराया गया सर? लंदन में कराया गया। ये बात समझ में आई क्लियर? 1922 तक लंदन में कराया गया। दो बातें मैं वॉइसली समझा देता हूं। एक बात तो आपसे पूछी जाएगी कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की, तो वो हैं सत्येंद्र नाथ बनर्जी। और एक बात पूछी जाएगी कि प्रथम ICS अधिकारी कौन है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। बस दो बातें, ये अब नहीं आता है क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। अच्छा, इसके तहत कुछ बातें मैं एक बार, सॉरी मिस्टेक, मैं मार्क कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, अब स्टार्ट होता है क्राउन का शासन। मिटा देता हूं। अब स्टार्ट होता है क्राउन का शासन। क्राउन का शासन कब से कब तक चलता है भाई? क्राउन का शासन चलता है 1858 से 1947 तक। 1947 तक चलता है क्राउन का शासन, जिसके तहत 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा जाता है। कब? 1858 में आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अठारह का भारत शासन अधिनियम आता है। और देखिए, क्राउन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। क्राउन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्राउन का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताज। जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया को मतलब भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। पहला पॉइंट लिखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। पॉइंट नंबर 2 मैं से लिख देता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी को
समाप्त कर दिया सर। अच्छा एक बात बताओ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होगी तो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित हो जाने चाहिए, सीधी बात है भाई। जो कंपनी समाप्त, उनका क्या काम है, तुम भी अपने घर जाओ। तो भाई सीधी सीधी बात है कि उनसे बोल दिया कि आप भी अपने घर जाओ, तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी निलंबित कर दिए गए। सभी, मैं लिख देता हूं, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित। निलंबित कर दिए गए। ये बात जहां तक है आपकी समझ में आ गई होगी। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिए सर, निलंबित कर दिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस अधिनियम के तहत एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव। एक नया पद, ये 3 नंबर पॉइंट था प्यारे बच्चों, और हम 4 नंबर पॉइंट में बात करेंगे। एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव एक नया पद बनाया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और क्या कर दिया गया, ऊपर लिख देता हूं, क्या ऊपर लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 5, भारत के मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा भी हमें दिक्कत आती है। गवर्नर अरे क्या हो रहा है यार, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, भारत का वायसराय बना दिया गया। और अगर ये पूछें कि अंतिम गवर्नर जनरल और ऑफ इंडिया, या पूछें फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो वो हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। लॉर्ड कैनिंग क्या हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये बात क्लियर हो गई होगी जहाँ तक है। एक बार पूरा रिवीजन कर देता हूँ, जहाँ तक है मैंने पीछे से जो डिस्कशन किया है उस बात को मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, देख लीजिएगा सभी लोग। मैंने ये समझा दिया था, इसके बाद में मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया सर। भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया अंग्रेज़ों को, और व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। और मैंने बताया था कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं। अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। ये स्टार पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये स्टार पॉइंट है कि अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा कब बनी, तो 1835 में बनी। इसके बाद में जो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए थे वो किए थे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को निलंबित कर दिया क्योंकि कंपनी का व्यापारिक अधिकार, थोड़ा व्यापारिक क्षेत्र कम हो गया। ICS की लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई और 1853 से लेकर 1922 तक ये परीक्षा लंदन में कराई गई, और 1923 से ये परीक्षा भारत में कराई गई। ये परीक्षा भारत में कराई गई। अच्छा, इसके बाद में हम लोग आके डिस्कशन किए हैं जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इसके बाद क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति एक अपने निश्चित समय से न चल पाने के कारण, निश्चित समय से न चलने के कारण, समय से पूर्व ही शुरू हो जाने के कारण वह जो क्रांति थी वह असफल हो गई। और असफल होने के बाद क्या हुआ कि क्राउन का शासन लगा दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए। नया पद बनाया गया जिसमें हम बात करेंगे भारत का राज्य सचिव। राज्य सचिव एक नया पद बनाया गया सर, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, जिसमें हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग, उस समय का पहला। चलिए हम अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट आया सर 1861 का चार्टर अधिनियम, ऐसे लिखो, भारत शासन अधिनियम।
1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, इसमें हम लोगों को बता, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ 1860। प्रथम भारतीय बजट, प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। क्या किया गया भाई? प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। अच्छा, प्रथम भारतीय बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन हैं बताइएगा? जेम्स विल्सन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जेम्स विल्सन द्वारा। जेम्स विल्सन द्वारा। जेम्स विल्सन द्वारा भारत का प्रथम बजट पेश किया गया और इसी से आयकर की शुरुआत की गई। आयकर की शुरुआत की गई, शुरुआत हुई, आयकर की शुरुआत हुई। इसी वजह से जेम्स विल्सन को आयकर का जनक माना जाता है। जेम्स विल्सन को क्या माना जाता है सर? आयकर का, सॉरी लॉर्ड, हाँ, इस समय जो हमारा वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जेम्स विल्सन नहीं, जेम्स विल्सन ने केवल बजट पेश किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। इसीलिए ये जो आयकर की शुरुआत हुई वो हुई किसके? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, एक बार कैनिंग मिस्टेक को थोड़ा सा माफी चाहेंगे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और लॉर्ड कैनिंग को क्या है? आयकर का जनक माना जाता है। आयकर का जनक माना जाता है लॉर्ड कैनिंग को। एक बार दोबारा से, मैं मिस्टेक थोड़ा सा मैं देख नहीं पाया, मैंने मिस्टेक कर दी। एक बार दोबारा से समझेंगे कि इस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था वो हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही आयकर की शुरुआत हुई। इसीलिए आयकर का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, इसी में ये थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि एक पेज पर नहीं आएगा, ये थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें पता चलता है कि 1861 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना होती है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की स्थापना होती है। इंडियन पेनल कोड बनाया जाता है, इसकी शुरुआत होती है और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। क्या होता है? पॉइंट नंबर 2 हम इसमें डिस्कशन करेंगे। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। शक्ति प्रदान की जाती है। देखिए, 2 बातें मैंने बताई इसके अंदर। सबसे पहली बात मैंने एक बताई कि भाई सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें हम लोग आयकर की शुरुआत हुई। उस बजट से क्या हुआ? इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। और उस समय का जो वायसराय था, यानी कि वायसराय था, वो था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आयकर की शुरुआत करने के कारण आयकर के जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में 1862 की बात करेंगे। 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए। एक है मुंबई, मद्रास, एक है मद्रास और तीसरा है कलकत्ता। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये बात समझ, लिख देता हूँ, कलकत्ता 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अच्छा, इसके बाद ये बात पूछी जाएगी कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1862 में। और 3 कौन से थे? मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, या कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से भारत का विभागीकरण किया गया।
भारत का विभागीकरण किया गया पोर्टफोलियो आयोग द्वारा। पोर्टफोलियो आयोग द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। भारत का विभागीकरण किया गया पोर्टफोलियो द्वारा। और भारत के विभागीकरण का जनक भी लॉर्ड कैनिंग को बताया गया है। इसका जनक भी किसको बताया गया है? लॉर्ड कैनिंग को बताया गया है। भारत के विभागीकरण का जनक पूछा जाएगा तो कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग है। और ये पूछा जाएगा, आप हमें ये बताइए कि पोर्टफोलियो आयोग यानी कि भारत का विभागीकरण किस आयोग के तहत किया गया? क्वेश्चन बनेगा कि भारत के विभागीकरण का जनक कौन है, तो हम बताएंगे कि भारत के विभागीकरण के जनक हैं लॉर्ड कैनिंग। और या फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि भारत का विभागीकरण किस आयोग द्वारा किया गया, तो वो पोर्टफोलियो आयोग द्वारा किया गया। यहाँ तक की बातें मुझे लग रहा है कि क्लियर होंगी। देखिए 1884 से 1888 तक हमारा वायसराय बन के आते हैं। 1884 से 1888 तक लिख जा भाई। अठारह से 1888 तक, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल खत्म हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय बन के आते हैं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्या मिटाना पड़ेगा? लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय बन के आते हैं। अब लॉर्ड डफरिन क्या होता है कि देखिए इस समय भारत में एक चेतना शुरू हो जाती है। भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी चेतना में जागृत हो जाते हैं और वह भारत की विविधताओं को छोड़ते हुए वह एक अखंड भारत की सोच लेते हैं। वह भारतीयों की मतलब ये कहते हैं ना कि भारतवासी भावना उनके अंदर जागृत होने लगती है। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भाई ये कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिन्हें समाज का ज्ञान है, तो एक काम करते हैं, या तो भाई ये अब तो विद्रोह करेंगे हमारे खिलाफ, या तो इन्हें एक काम करते हैं, एक ग्रुप इनका बना देते हैं और इनका एक ग्रुप बना के इन्हें अपने तरीके से या इनकी कुछ बातों को मान लेते हैं, कुछ को टाल देते हैं, जिसके कारण ये भी नहीं सोचेंगे कि भाई हमारी बात नहीं मानी गई है। और इसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉर्ड डफरिन ने 1885 में अपने निर्देशन में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई। क्या किया भाई? दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं दोबारा कहानी को रिपीट करता हूं, क्योंकि कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग थे जिनके अंदर भारतीयता की भावना आई, और जब भारतीयता की भावना आई तो उसके बाद क्या हुआ कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना, A.O. ह्यूम द्वारा की गई। A.O. ह्यूम द्वारा की गई। देखिए कांग्रेस की स्थापना के पीछे केवल एक ही मकसद था, केवल एक ही कारण था कि जो लोग इनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें, इसीलिए A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब इसमें यह बात पूछ ली जाएगी कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम अधिवेशन में लिखूंगा नहीं, इस बात को केवल समझा देता हूं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसमें 72 लोग शामिल हुए और उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। क्या लिखना जरूरी है? लिख देता हूं, एक बार चीजें जरूरी हैं, मैं लिख देता हूं, इसको यहां से बढ़ा के मैं लिख देता हूं। देखिए प्रथम अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना एक बार। ये मुंबई में हुआ और इसमें पहली बारी में केवल 72 सदस्यों ने भाग लिया।
सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? केवल 72 सदस्यों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। और प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्ष रहे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके हम समझ लेंगे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए, एक व्यक्ति थे बड़े समझदार, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस में 1992 में, कब? 1992 में दो शब्द जोड़े जिन्हें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय, और कांग्रेस का नाम बदलकर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोबारा से समझने की बात कोशिश करेंगे कि दादा भाई नौरोजी द्वारा 1992 में दो शब्द जोड़े गए, एक था भारतीय और एक था राष्ट्रीय, और कांग्रेस पहले से था जिसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बोले यहां तक समझ आया? उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूं। मैंने बताया 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है थोड़ा सा बड़ा है। इसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें बजट, 1860 में सबसे पहला बजट आया। दूसरी बात पूछी जाएगी कि भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई 1861 में। उसमें तीसरी बात पूछी जाएगी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम द्वारा, कारण मैं बता चुका किस लिए हुई होगी। इसके बाद में तीसरी बात, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, मुंबई में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो 1992 में दादा भाई नौरोजी द्वारा दो शब्द भारतीय राष्ट्रीय जोड़े गए, जिसके कारण क्या हुआ? इसका नाम बदलकर होगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इतनी बातें क्लियर हो गई जहां तक मेरा विचार है। आगे हम बात करते हैं अगला एक्ट हम बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये बहुत छोटा सा अधिनियम है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट काम हुआ है कि भारत में निर्वाचन शुरू कर दिए गए, भारत में इलेक्शन की शुरुआत हुई। तो हम सबसे पहला पॉइंट केवल एक ही समझेंगे, निर्वाचन की शुरुआत। भारत में क्या हुआ सर? भारत में निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। एक और मेन इंपॉर्टेंट काम, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी भारतीय लोग क्या कर सकते हैं? बजट पर बहस कर सकते हैं, वह बजट पर वोट नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 प्यारे बच्चों, कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला, वोट करने का नहीं, वोट करने का नहीं। ये लेकिन थोड़ा सा समझाने लायक है, थोड़ा इसमें थोड़ी डिटेल बातें हैं, ये अधिनियम थोड़ा समझाने लायक है, मैं समझा देता हूं। देखिए, अगर भारतीय लोग केवल बहस करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है वो किसी भी तरीके की, लेकिन अंग्रेज लोग मानते नहीं थे। फिर भी हाँ ये है कि ये बोल तो दिया गया था कि भारतीय लोग बजट पर बहस कर सकते हैं, वो उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। ना ही वो केवल इतना है कि अगर किसी बात को उन्हें समझाना है या किसी बात को बोलना है तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके विपक्ष में बोल सकते हैं। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई। अगर आगे 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आया। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आया। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आया। 1905 में ये
कहते हैं लोग कि भाई लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे बदनाम वायसराय बताया जाता है लोगों के द्वारा। प्यारे बच्चों, ये बहुत बदनाम वायसराय बताया जाता है, क्योंकि देखिए इतने बहुत ज़्यादा ही गंदा और घिनौना काम किया जब इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन कर दिया, एक बहुत घिनौना काम था। इन्होंने ये कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल का विभाजन कर, देखो मैं लिख देता हूं एक बार। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, सभी को पता है बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ? एक मिनट में दूसरा पेन लिख के लिख देता हूं। ये अब समझिएगा, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ सर 1905 में किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ तो इन्होंने बताया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है सर, इसमें व्यापार मतलब इसमें शासन प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं थी, ये बात बिल्कुल नहीं थी। दो बंगाल ऐसे बनाए गए कि एक में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से 3 गुना थी और एक बंगाल ऐसा बनाया गया जिसमें मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से 4 गुना थी। इस तरीके से बंगाल के 2 पार्ट बना दिए गए। वो ये मेन कारण नहीं था कि वहां पे व्यापार करना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये घिनौना काम हुआ, इसीलिए इसे, और भी कुछ मेन कारण हैं इनके टाइम के, उन्हें भी डिस्कशन करेंगे। मैंने तभी बताया था ये थोड़ा समझाने लायक और अच्छा पार्ट है, और पेपर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना देता है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ से चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया प्यारे बच्चों, जिसमें निर्वाचन की शुरुआत हुई। भारत में निर्वाचन की निर्वाचन प्रारंभ हुए और उसके बाद में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उनसे ये कहा गया कि आप वोट नहीं डाल सकते हो। उसके बाद में 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लेकिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया 2 मेन कारणों से, वो मैंने तुम्हें समझा दिए। इसके बाद में अगली बात, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हमारी टेक्निकल टीम से मतलब रिक्वेस्ट है कि ये पूरा दिखता है ना नीचे तक, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा हुई प्यारे विद्यार्थियों? आगा खां के द्वारा। आगा खां के द्वारा, खान लिखते हैं, आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए कुछ चीजें मैं समझा देना चाहता हूं, थोड़ा सा साइड हटके, आप लोगों को अधिक ज्ञान की वृद्धि के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं थोड़ा डिटेल में समझा देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सीजीएल से हटके भी कुछ यूपी के एग्जाम दे सकते हैं। देखिए एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का एक, मैं समझाता बोल के समझाऊंगा वैसे चीज़ों को। 1907 में कांग्रेस का एक सूरत अधिवेशन हुआ था। वहां पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष अधिवेशन की अध्यक्षता करें। कुछ लोग तो ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष को इसकी सेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता करें। इसी कारण से कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक गरम दल, एक नरम दल। परंतु मैं बता दूं कि उसका जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। इस बात को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी डीप बात है। क्वेश्चन केवल इतना बनेगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो वो रास बिहारी घोष। ये क्वेश्चन बनेगा। या फिर हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ? ठीक है, तो ये बात पूछी जाएगी। या ज्यादा बड़े लेवल का एग्जाम होगा तो थोड़ा लैंग्वेज में पूछ सकता है वो कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है और कौन गलत है। तो वो पहला क्वेश्चन डालेगा कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। दूसरा कहेगा कि इस समय गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ।
कारण वो समझा देगा कि एक रासबिहारी घोष और ये, या फिर वो रासबिहारी घोष की जगह कोई दूसरा व्यक्ति दे देगा या बाल गंगाधर तिलक की जगह कोई दूसरा व्यक्ति दे देगा, तो हो सकता है वो कथन वहां पे गलत हो जाए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है और मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी का जब ये सेशन हमारा समाप्त होगा तो मैं थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा कि 4 विकल्प दे दिए, ये लो बेटा, ऐसे नहीं होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आपके जो छोटे क्वेश्चन हैं वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं चलिए अगली बात है 1909। ये बहुत छोटा सा है, ये कुछ खास नहीं है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम। प्यारे बच्चे, दो बातें हैं, थोड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा। बोरिंग इसलिए फील हो रहा होगा कि यहां पे समझाने लायक कुछ बातें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो पॉइंट समझाने लायक हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखने लायक हैं और यहां से क्वेश्चन के आज की डेट में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं चीज़ों को बहुत डीप लेके आया हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर कोई बात ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी करता हूँ, और मुझे ऐसा ज़रूरत है कि मुझे उसे दोबारा समझाना है तो मैं उसे दोबारा भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसके अंतर्गत केवल 2 काम हुए और दोनों ही गलत हुए। पहला काम क्या हुआ? मुसलमानों को मतदान के विशेष अधिकार दिए गए। अच्छा सर, वो विशेष अधिकार क्या थे? कि एक मुस्लिम व्यक्ति 2 वोट कर सकता है। विशेष अधिकार दिए गए, एक मुस्लिम व्यक्ति 2 वोट कर सकता है, यानी कि मुस्लिम लोगों को विशेष अधिकार दिए गए। और एक और चीज, दूसरी बात, मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का गठन, मतलब एक तरीके से यह है कि पूरी तरीके से फूट डालने का सोचा जा रहा है। बोलो, यहां तक समझ आया? इस बात को यहीं पर रखें या फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें? चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कल हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से आगे की कहानी को चालू करेंगे, यानी कि शुरू करेंगे। और देखिए, अभी रुक जाना, शुरू करेंगे और देखिएगा जो मैंने बताया है आज के लेक्चर में वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली बात, हमारे चैनल को भाई लाइक शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर करें चैनल को, जिससे कि हमें थोड़ा बढ़ावा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी तरीके के सुधार की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें इस तरीके के सुधार की आवश्यकता है, या कंटेंट से रिलेटेड कोई आवश्यकता है, या कंटेंट आपको ऐसा लग रहा है कि कम है तो और लाया जाए, या वीडियो क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारे वॉइस संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे चैनल को करें। हमारी टेक्निकल टीम पूरे तरीके से और तहे दिल से आपके साथ है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।